हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक बहुत लंबे समय के बाद मैं वापस आई हूँ आपके लिए वीडियोस लेकर के। एंड रियली सॉरी फॉर दिस लेट। काफ़ी देर की मुझे पता है मुझे इतनी देर नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, इसके लिए मैं आपको एश्योर करती हूँ। स्टूडेंट्स, हमने फेडरलिज़म के चैप्टर को पढ़ा था और फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज़म तक हम पढ़ चुके थे। क्लास 10th की पॉलिटिकल साइंस के इस चैप्टर फेडरलिज़म को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हमारे पास जो टॉपिक है हमारे सामने, वो आप देख रहे हैं, फेडरलिज़म प्रैक्टिसाइज्ड इन इंडिया। ठीक है, तो चलिए फिर इसे हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं, फेडरलिज़म प्रैक्टिसाइज्ड इन इंडिया। अब सबसे पहली बात है कि इसका मतलब क्या हुआ, फेडरलिज़म प्रैक्टिसाइज्ड इन इंडिया, यानी इंडिया में फेडरलिज़म है, ये हमने देखा। इंडियन फेडरलिज़म के फीचर्स हमने देखे, फेडरलिज़म क्या है ये हमने देखा, फेडरलिज़म में कौन कौन से विशेषताएं होती हैं हमने ये भी देखा। अब हमें जानना है कि इंडिया में ऐसे कौन कौन से स्टेप्स लिए गए, ऐसे कौन से मेजर्स लिए गए जिसकी वजह से इंडिया में फेडरलिज़म को हम कह सकते हैं कि येस, आवर कंट्री इज़ अ फेडरल कंट्री। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है लिंग्विस्टिक स्टेट्स। लिंग्विस्टिक स्टेट्स स्टूडेंट्स, ये मैंने जो अभी रखा हुआ है इसको आप नोट्स के तौर पे भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट्स। इस टर्म का मतलब क्या है, व्हाट इज़ दिस लिंग्विस्टिक स्टेट्स। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि हमारे यहाँ जब इंडिपेंडेंस हमारी कंट्री को मिला, इंडिया को मिला, तो उस टाइम पे हमारी कंट्री का पार्टीशन हुआ। ठीक है, आवर कंट्री वॉज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इंडिया एंड पाकिस्तान। और हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना और हमें इंडिपेंडेंस मिली, तो इस पे ये बात सामने आई कि जो कंट्री भी चाहे, जो भी हमारे कंट्री का जो भी स्टेट है वो चाहे तो इंडिया या पाकिस्तान में मिल सकता है, प्रिंसली स्टेट्स में मिल सकते हैं। इंडिपेंडेंस के समय, इंडिपेंडेंस के ठीक पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरे लोगों ने ये प्रॉमिस किया था हमारे कंट्रीज़ के लोगों को कि चूँकि हमारी कंट्री एक डाइवर्स कंट्री, एक ऐसी कंट्री है जिसमें डिफरेंट लैंड फॉर्म्स हैं, डिफरेंट रिलीजन्स हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, और किसी भी देश में किसी भी जगह के लिए लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो ये वादा किया था इन लोगों ने कि आपको लैंग्वेज के बेस पे हम आपके स्टेट को बनाएंगे, आपके स्टेट्स का जो फॉर्मेशन होगा वो लैंग्वेज के बेस पे होगा। So the boundaries of several old states of India were changed after independence to ensure those people who spoke the same language lived in the same state. इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया की कई सारे ओल्ड स्टेट, जो पुराने स्टेट्स थे, उनकी बाउंड्रीज को चेंज किया गया। ये सोचते हुए चेंज किया गया कि जहाँ पर जो लोग कुछ एक ख़ास तरह की लैंग्वेज बोलते हैं उन्हें एक स्टेट में रखा जाए। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे अभी इस मैप को जूम कर रही हूँ, देखिए। तो इसमें रखा गया कि जैसे देखो, आप देख रहे हो ये पार्ट जो है, कश्मीरी बोलने वालों को जम्मू कश्मीर दिया गया, तमिल बोलने वालों के लिए बनाया गया तमिलनाडु, मलयालम वालों के लिए केरल, कन्नड़ के लिए कर्नाटका, तेलुगु के लिए आंध्र प्रदेश, और अब जो अभी का जो तेलंगाना है वो भी इसी में था। उड़िया वालों के लिए उड़ीसा, मराठी वालों के लिए महाराष्ट्र, है ना। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि देखो, गुजराती के लिए गुजरात। तो अलग अलग स्टेट जो है हमारे यहाँ वो लैंग्वेज के बेस पे डिवाइड किए गए। ऐसा इसलिए किया गया स्टूडेंट्स, क्योंकि किसी भी जगह की यूनिटी में लैंग्वेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये कैसे होता है, क्यों लैंग्वेज का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो स्टूडेंट्स, यूनिटी उन्हीं में होगी जो आपस में कम्युनिकेट कर सकेंगे, एक दूसरे से अपनी बातें शेयर कर सकेंगे, अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचा पाएंगे। और बातों को एक दूसरे तक पहुंचाने का सबसे इम्पॉर्टेंट जो माध्यम होता है, जो जरिया होता है, वो होता है लैंग्वेज। इसीलिए लैंग्वेज के बेस पर कंट्री, हमारे यहाँ स्टेट्स को डिवाइड किया गया। स्टेट्स का जो बॉर्डर था उसको चेंज किया गया, उसकी बाउंड्री को चेंज किया गया। ठीक है, दिस हैज़ मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड एंड ऑल्सो मेड द एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर। इस चीज़ ने हमारी कंट्री को और ज़्यादा यूनाइटेड किया और ज़्यादा मजबूत किया,
और एडमिनिस्ट्रेशन को भी आसान बनाया, यानी इसकी वजह से हमारे यहाँ जो प्रशासन चल रहा था वो और आसानी से और अच्छे तरीके से चल सका। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये फेडरलिज्म प्रैक्टिसाइज इन इंडिया में हमने पहले देखा लिंग्विस्टिक स्टेट्स, यानी लैंग्वेज के बेस पे हमारे यहाँ स्टेट्स को डिवाइड किया गया। अब हम देखते हैं दूसरा जो हमारा मेजर इसमें लिया गया, दूसरा जो मेजर स्टेप था वो था लैंग्वेज पॉलिसी, यानी हमारी लैंग्वेज पॉलिसी। आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट मेड एनी लैंग्वेज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी लैंग्वेज को हमारा नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया है। इवन हिंदी हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। हालांकि हिंदी को हम ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे जानते ज़रूर हैं और इसको आइडेंटिफाई किया गया, लेकिन नेशनल लैंग्वेज के रूप में किसी भी लैंग्वेज को आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। इंग्लिश अलॉन्ग विथ हिंदी इज़ यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पसेस। हालांकि हम जानते हैं कि इंग्लिश भी हिंदी के साथ ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ की जाती है। और अगर हम हिंदी की बात छोड़ दें स्टूडेंट्स, तो 21 दूसरी लैंग्वेजेस हैं जिसे हम शेड्यूल लैंग्वेज के रूप में जानते हैं। शेड्यूल्ड लैंग्वेज का मतलब हुआ कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल में दर्ज की गई हैं। एंड स्टेट्स टू हैव देयर ऑफिशियल लैंग्वेज, और स्टेट्स की भी अपनी अलग ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। सारे स्टेट्स ने अपनी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज भी डिक्लेयर कर रखी हैं। ठीक है, आइए इसको हम यहाँ साथ में एक छोटी सी एक पिक्चर है, इसको भी देखते हैं हम। तो स्टूडेंट्स यू कैन सी कि इसमें आर्टिकल 353 ये लैंग्वेजेस के बारे में दिया गया है। ठीक है, लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ इंडिया, लैंग्वेजेस को कैसे किया गया है देखो। तो आर्टिकल 353 में इंडिया के ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 345 में ऑफिशियल लैंग्वेज एंड अदर लैंग्वेजेस के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 345 में लैंग्वेजेस टू बी यूज्ड इन SC एंड HC, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कौन सी लैंग्वेज यूज किया जाएगा इसके बारे में बताया गया है 358 में। एंड आर्टिकल 351 में ये बताया गया है इट डायरेक्टिव्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, यानी हिंदी लैंग्वेज के डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से डायरेक्शंस दिए जाएंगे, कौन कौन सी कोशिशें की जाएंगी, इसके बारे में बताया गया है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ इंडिया के, और ये एक तरह से हमारे यहाँ फेडरलिज्म के प्रैक्टिसाइज होने का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि देखो स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि फेडरलिज्म क्या होता है। फेडरलिज्म का डिफिनीशन अगर हम एक बार फिर से याद करें तो फेडरलिज्म की डिफिनीशन यहाँ पे यही थी कि किस तरीके से सेंट्रल की पावर लेकर के, ठीक है, सेंट्रल पावर जो होती है वो दो या दो से जो ज़्यादा टायर्स होते हैं गवर्नमेंट के, उनमें पावर्स डिवाइडेड होती हैं। इसे ही हम फेडरलिज्म का एक है मेजर रूप मानते हैं। तो यहाँ पर पावर्स को ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइड किया गया, पावर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बांटा गया, शेयर किया गया, और हमारे स्टेट गवर्नमेंट भी, यानी किसी ने किसी को अपने ऊपर थोपा नहीं है। किसी ऐसा नहीं कि यूनियन ने स्टेट के ऊपर अपने आप को इम्पोज कर दिया है कि आप मेरे सबऑर्डिनेट हो, आपको मेरे अंडर में काम करना है, ये चीज़ें नहीं होती हैं। तो हमने पहला देखा लिंग्विस्टिक स्टेट, यानी स्टेट्स को कैसे यूनाइट किया गया है, कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया गया है, कैसे मजबूत किया गया है। और दूसरा हमने देखी अभी लैंग्वेज पॉलिसी, क्योंकि इंडिया जैसे कंट्री के लिए फेडरलिज्म का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ लोग रहते हैं। इट इज़ अ कंट्री ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इस डाइवर्सिटी में यूनिटी को एस्टेब्लिश करना ये फेडरलिज्म के द्वारा ही हो सकता है। और इसी फेडरलिज्म में हमने देखा लिंग्विस्टिक स्टेट्स एंड देन आफ्टर द लैंग्वेज पॉलिसी। ठीक है, इसके बाद का वीडियो मैं इसके बाद ही अपलोड करूँगी, तो देखते रहिए वीडियो को। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।